नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है समास। मानव का स्वभाव है कि वह किसी कार्य को करने में कम समय और कम ऊर्जा लगाना चाहता है। वह कहीं जाए तो छोटा मार्ग चुनता है। उसकी इस आदत का असर भाषा में भी दिखता है। वह कम शब्दों में अधिक कहना चाहता है। समास का जन्म भी उसकी इसी प्रवृत्ति से हुआ है। समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वह है संक्षेप। समास की परिभाषा: समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो यह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों का मेल होता है और जो शब्द बनता है वह भी स्वतंत्र ही होता है। जैसे राजा का पुत्र तो बना राजपुत्र। माता और पिता, इसको भी छोटा कर दिया गया, संक्षिप्त कर दिया गया, ये बना माता पिता। समास को आगे समझने से पहले उसकी शब्दावली पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। जब हम शब्दों का मेल करते हैं तो उसमें जो पहला पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद और जो दूसरा पद है उसे कहेंगे उत्तर पद। अगर याद रखने में दिक्कत आए तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न पहले आता है और उत्तर बाद में। अब इन दोनों के मेल से यानी कि समास रचना से बने शब्द को समस्त पद या समास पद कहते हैं। और जब समस्त पद की रचना होती है तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि इन्हें कारक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे का, के लिए, से आदि। संक्षेप करते समय यानी किसी बात को जब कम शब्दों में हम प्रस्तुत करते हैं तो इनका लोप हो जाता है, ये हटा दिए जाते हैं। और विग्रह करते समय इन्हें पूर्व पद व उत्तर पद के साथ पुनः लिखना पड़ता है। अब बात विग्रह की आई है तो समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के अंग, ऊपर देखिए समस्त पद, समस्त पद के अंग पृथक करके, मतलब पृथक करने की जो क्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। इस उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। उदाहरण देखिए, सत्य के लिए आग्रह। अब इसको हमने संक्षिप्त कर दिया तो यह समस्त पद बन गया सत्याग्रह। यहां सत्याग्रह जो है वो समस्त पद है। सत्य पूर्व पद है यानी पहले आया, और आग्रह उत्तर पद है जो कि बाद में आया। इन दोनों के मेल से सत्याग्रह बन गया। और जो चीज हमने हटा दी, यहां से क्या हटाया? के लिए। ये जो है विभक्ति चिन्ह है जिसे समस्त पद में हटा दिया जाता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो इसे पुनः लिख दिया जाता है। इसको ऐसे समझे कि अगर सत्य के लिए आग्रह, इससे समस्त पद बनाना है तो के लिए हम हटा के सत्याग्रह लिख देते हैं। और अगर परीक्षा में सत्याग्रह दे रखा और कहा जाए कि इसका विग्रह कीजिए तो हम वापस सत्य पूर्व पद, आग्रह उत्तर पद और बीच में या जहां भी उचित स्थान हो वहां पर विभक्ति चिन्ह हम वापस लिख देंगे विग्रह के अंदर।
कई लोग समास और संधि को एक ही चीज मानते हैं, तो दोस्तों इस चीज को समझ लीजिए कि समास और संधि एक नहीं है। समास शब्दों का मेल है और संधि वर्णों का मेल, यानी कि संधि के अंदर स्वर या व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनमें कुछ ध्वनि संबंधी परिवर्तन होते हैं। जैसे लंबा और उदर, इनके मेल से बना लंबोदर, लेकिन जब ये मेल हुआ तो यहां पर ब में आ स्वर है और यहां ऊ स्वर है। आ और ऊ स्वर के मेल से ओ हो गया, तो ये है संधि, जहां पर स्वर या व्यंजन आपस में मिलकर किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है, और जहां शब्दों का मेल होता है वहां पर समास होता है। समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद अलग अलग बताए जाते हैं। मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो भेद पूछे जाते हैं या जिन भेदों की हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें यहाँ पर मैंने लिया है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। पहला समास द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, पहले तो सीधा सीधा द्वि मतलब दो, यानी इसमें जो पूर्व पद होगा, यहाँ पर जो भी शब्द होगा उसमें पहला पद जो है वो संख्या होगी। अब वो संख्या भी क्या होगी? संख्यावाचक विशेषण होगी, यानी कि उत्तर पद, दूसरे पद को वो जो विशेषता बताएगी। अब दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात जो हमें ध्यान देने की है वो ये कि समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये त्रिफला, अगर इसको हम कहते तीन फल, तो यहां तक तो विशेषण विशेष्य का संबंध था, लेकिन हमने यहां पर कहा है त्रिफला, तीन फलों का समाहार। तो यहां समूह या समाहार का जो बोध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको फिर से दोहराते हैं कि इसमें पूर्व पद संख्या बताता है, जैसे यहाँ पे त्रि यानी तीन, फला यानी फल, तीन फलों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। लोक कितने? तीन, यानी ये संख्यावाचक विशेषण है जो कि लोक की विशेषता बता रहा है, कितने हैं। साथ में समूह का भी बोध हो रहा है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, यानी 9 ग्रहों का समूह। तो तीन बातें याद रखने की है कि संख्या, पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा पद जो है वो कोई संज्ञा होगी जिसकी वो विशेषता पहला पद जो बता रहा है, और यहाँ पर समूह का बोध जो है वो बहुत जरूरी है, वरना ये कोई अन्य समास भी हो सकती है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, यानी कि न पहले पद का महत्व कम ज़्यादा होता है न दूसरे का, दोनों समान होती है। और यहाँ ओ या अथवा यानी इस तरह के शब्दों का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ पर और या अथवा इन्हें हटा दिया जाता है और विग्रह करते समय पुनः लिख दिया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, अन्न जल, अन्न और जल, आगे पीछे, आगे अथवा पीछे। तो यहाँ पर दोनों पदों का समान महत्व है, दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में
पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता। फिर से ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो फिर कौन होता है? समस्त पद किसी अन्य पद, किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराता है। यानी कि जो समस्त पद दिया होगा उन दोनों में से यहाँ किसी के बारे में बात नहीं होगी, वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगी। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ ना बात नीले की हो रही है ना कंठ की हो रही है, किसी तीसरे की। नीला है कंठ जिसका, कौन? शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश जी। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी विग्रह करते हो तो पूर्व पद व उत्तर पद को मूल रूप से ही लिखें। उन्हें बदल के कई लोग बदल देते हैं सरल करने के लिए या अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ऐसे ना करें। ऐसा जब ही करें जब बिल्कुल ही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा विग्रह करते समय, जैसा कि हम अव्ययी भाव समास में आगे जानेंगे। तीसरा है दसानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि रावण। अब यहां पर आप में से कुछ के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि दसानन है तो ये द्विगु समास क्यों नहीं हो सकता? तो देख लेते हैं हम कि यहां पर दसानन, आनन कितने? 10। आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो ना 10 की बात हो रही है ना आनन की, यहां बात हो रही है 10 है आनन जिसके, किसी तीसरे की। अगर हम इसको कहते 10 हैं जो आनन, तो ये अलग समास बन जाता। और अगर हम इसे कहते 10 आनन का समाहार, 10 आनन का समूह, तो ये द्विगु समास हो सकता था। क्योंकि द्विगु समास में समूह या समाहार का बोध होना बहुत जरूरी है। अब फिर हम करें क्या कि वो इसमें भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, और विग्रह भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो परीक्षा में या जहाँ भी प्रश्न पूछा जाए, हमें ये देखना है कि शब्द जो है वो किस अर्थ में ज़्यादा प्रचलित है। कि हम अक्सर प्रयोग ऐसा नहीं करते कि 10 चेहरों का या 10 मुख का समूह, हम ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते। आमतौर पर हम दसानन जो है हमारे सीधे दिमाग में आता है रावण, तो हम इसे बहुव्रीहि समास में ही लेंगे। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। अब यहां पर राजा की विशेषता बताई जा रही है। जो पूर्व पद है वो विशेषण है, वो किसकी विशेषता बता रहा है? उत्तर पद की, राजा की। महान है जो राजा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अंबर कैसा है? श्वेत है। पूर्व पद यानी पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। दोनों में जो संबंध है वो विशेषण और विशेष्य का है। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन यानी मुंह। तो यहां पर उपमान और उपमेय का संबंध है। एक सामान्य चीज की तुलना किसी विशेष चीज से की जा रही है, उस जैसा उसे बताया जा रहा है। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि नीलकंठ जो है वो यहां क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका फिर विग्रह ऐसे होगा, नीला है जो कंठ,
नीलकंठ को अगर हम कैसे कहें, नीला है जो कंठ, तो वो कर्मधारय समास में आ जाएगा। और कहा जाए नीला है कंठ जिसका, तो वो शिवजी यानी कि बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। अब फिर से उसी बात पर हम ध्यान देते हैं कि किस अर्थ में नीलकंठ शब्द प्रचलित है। क्या हम आम तौर पर कंठ को नीला देखते हैं? नहीं। तो हम नीलकंठ कोई भी हमारे सामने शब्द कहता है, हमारे दिमाग में शिवजी की प्रतिमा, उनका चेहरा हमारे सामने होता है। तो जब भी विग्रह करें या समास का उस पहचानने को दिया जाए, तो उसमें उसी अर्थ में उसका विग्रह करके समास लिखें जिस अर्थ में वो प्रचलित है। अब दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि कर्मधारय में पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य की संबंध है इनका आपस में। तो द्विगु समास में भी पहला जो शब्द था, पहला पद था, वो संख्यावाचक विशेषण था, वो भी एक विशेषण था, और दूसरा जो पद था वो भी विशेष्य था वहां पे। लेकिन वहां पर एक अन्य चीज और है, वो ये कि वहां पर समूह का भी बोध होता है। अगर समूह का बोध नहीं होता और सिर्फ विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है तो वो कर्मधारय में होगा। लेकिन अगर समूह का बोध भी होता है संख्यावाचक विशेषण के साथ, तो वो द्विगु समास में आएगा। पांचवा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। आप सभी ने कारक पढ़े होंगे, जिसमें हम कारक चिन्ह याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से। तो इसमें सीधा सीधा ये है कि आप जहाँ पर इन कारक चिन्हों के हिसाब से कारक की तरह ही जिनका विग्रह हो, वो आप तत्पुरुष समास में उसको ले लें। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा, बाद वाला, पहले वाला नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, अगर हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी है तो चाहे उसमें डाक हो या ना हो, तो जब भी हम डाक गाड़ी कहेंगे तो हमें गाड़ी दिखाई देगी या डाक? हमारे सामने उस समय गाड़ी का दृश्य सामने आता है। तो वहाँ पर गाड़ी जो है वो प्रधान है, ना कि डाक। वो उसके लिए प्रयोग की गई है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इस तरह से और चीज़ें हम देख लें। जैसे तत्पुरुष समास के अंदर अन्य भेदों का भी जिक्र आता है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, इस तरह से। तो उन चीज़ों के बारे में या इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी हमने सिर्फ इतना पहचानना है कि तत्पुरुष समास होता क्या है, जिसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और ये दोनों कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, यानी कि नाम में ये दे रखा अव्यय, तो जो इसका पूर्व पद है वह अव्यय होगा। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण देखें, आजीवन, इसमें जो आ है वो अव्यय है। आजीवन यानी जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी दिन दिन या हर दिन। अब इसमें आ, यथा, प्रति, ये सभी अव्यय हैं। पहले बताया था
कि विग्रह करते समय पूर्व पद व उत्तर पद को ज्यों का त्यों लिखा जाए, यानी उन्हें ना बदला जाए, जैसे कि बहुत से लोग उनके पर्यायवाची या अन्य सरल अर्थों में उन्हें लिख देते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आप उस नियम का पालन ना करें अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अर्थ स्पष्ट नहीं होगा अगर हम ज्यों का त्यों लेंगे। तो नीचे थोड़ा अंतर देखें कुछ द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में। तो दोनों में वैसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा लगता है कि त्रिनेत्र, तो पहला जो शब्द है, पहला पद है इसमें त्रि, जो कि एक संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण कहें तो नेत्रों की विशेषता बता रहा है कि नेत्र कितने हैं। और अगर इसमें हम समूह का बोध और करा दें तो तीन नेत्रों का समूह, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ही हम अगर न तीन को महत्व दें न नेत्र को, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण करके किसी अन्य पद के बारे में हम कहें, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु आदि के बारे में हम कहें, तो तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि शिव जी, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। ये विग्रह पर निर्भर करता है। और फिर इस बात को दोहराऊं कि हमें प्रचलित अर्थ में ही उसका विग्रह करना है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, नीलकंठ। तो कर्मधारय की बात करें, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है पूर्व पद और उत्तर पद में। तो अगर नीला शब्द जो है वो कंठ की विशेषता बता रहा है, तो विग्रह होगा नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय है। लेकिन अगर इसको ऐसे कहा जाए, नीला है कंठ जिसका, यानी कि ना पूर्व पद है महत्वपूर्ण है ना उत्तर पद, ये जो पहला जो शब्द है वो कंठ की विशेषता नहीं बता रहा। नीला है कंठ जिसका, तो किसी अन्य की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। फिर से वही बात कि विग्रह आप कर सकते हैं, लेकिन प्रचलित अर्थ में ही उसका विग्रह किया जाए तो परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी होगा, वरना आपके अंक कट सकते हैं। एक बार सभी समास को दोहरा लेते हैं। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि पहला पद जो है वो संख्या होगी और यह समूह का बोध कराएगा। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों का समान महत्व है और बीच में और अथवा या आदि हम विग्रह में लगा सकते हैं या लोप कर सकते हैं उनका। पूर्व पद व उत्तर पद की अपेक्षा किसी अन्य पद की ओर इशारा किया जाता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें इस तरह से विग्रह किया जाता है, डैश है जो, यानी कुछ विशेषता बताई होगी और वो किसी अन्य की तरफ इशारा किया जाएगा। कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, यानी उपमान और उपमेय का। तो ये इसमें आपस में पूर्व पद और उत्तर पद में ये संबंध आपको देखने को मिलेगा। तत्पुरुष समास, इसमें सीधा सा कारक अपने दिमाग में रखें और कारक के अनुसार ही कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके जो विभक्ति चिन्ह हैं, इनके जो कारक चिन्ह हैं, उनका प्रयोग करके विग्रह करें। अंतिम है अव्ययी भाव, जिसमें सबसे पहला जो पद है पूर्व पद वो अव्यय होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके सामने और नए वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।